नमस्ते दोस्तों प्रस्तुत है जीवी उपन्यास का 22वां प्रकरण, 22वां और अंतिम। एक प्राण दो शरीर। कार्तिक पूर्णिमा दिन दिन निकट आती जा रही थी। 12 महीने के बाद जागने वाले बाबूजी देव के नगाड़ों की गड़गड़ाहट सुनकर ही जैसे आसपास रहने वाले लोग काम से निपटने के लिए जल्दी कर रहे थे। 2 दिन पहले तो यह भी तय हो गया था कि गांव से कौन कौन जाएगा और क्या क्या पहन ओढ़ कर जाएगा। पाप का विचार करने वाले पाप धोने जा रहे थे, तो पाप का विचार न करने वाले उन्हें बढ़ाने भी जा रहे थे। लेकिन अंत में होता यह कि पाप धोने जाने वालों के पाप बढ़ जाते और बढ़ाने आने वालों के अनायास कम हो जाते। कुछ ऐसे थे जो नागधारा में नहा खेलकर अलाय बलाय से मुक्त होने जाते थे। अर्थ लाभ के लिए जाने वाले भी कम न थे। पृथ्वी पर जितने धाम हैं वे सब अपने ही अंदर हैं कि मान्यता वाले भगत जी भी इस पूर्णिमा के मेले में बिना नागा जाते। गांव के लोग तो 2-3 दिन में ही लौट आते, पर वे 8-10 दिन के लिए डेरा जमाते। इस वर्ष भी उनकी मंडली बहुत बड़ी थी। हीरा और मनारे तो थे ही, और भी 10-15 आदमी, अधेड़ और युवक जाने को तैयार हो गए। नाना ने भी कार्तिक का मेला करके सीधे जाने का निश्चय किया था। लोग उससे पूछते भी थे, इस साल तो तू कई बार आया है नाना, उसमें भी ये 20 दिन की छुट्टियां तो तूने एक ही फेरे में बिता दी। नाना हंसकर जवाब देता, चाहे जो कुछ कहो, भाइयों के साथ जितने दिन बिताने को मिले उतना अच्छा। फिर यदि छुट्टियां मिलती हों तो क्यों न ली जाएं। अच्छा भाई अच्छा, कहकर लोग नाना की होशियारी की तारीफ करते और आपस में कहते, सच है भाई, परदेश का मामला है, न जाने कौन जिया कौन मरा, ये तो है ही। दिन छिपने से पहले पहुंचने का विचार करके गांव की मंडली 13 को बड़े सवेरे ही रवाना हो चुकी थी। लेकिन उस मंडली में से नाना ने, अरे बूढ़ों के साथ रेंगते हुए हमसे कैसे चला जाएगा, कल मुर्गा बोलते ही उठेंगे और दोपहर होते होते ठेठ बाबाजी जा पहुँचेंगे। लेकिन उस मंडली में से नाना ने, अरे बूढ़ों के साथ रेंगते हुए हमसे कैसे चला जाएगा, कल मुर्गा बोलते ही उठेंगे और दोपहर होते होते ठेठ बाबूजी जा पहुँचेंगे, साथ ही एक दिन घर का काम भी कर लेंगे, ऐसा कहकर अपने साथ ले लिया। जैसे एकदम सूझा हो ऐसे नाना ने 1-2 जगह कहा, बेचारी इस जीवी को कोई बाबूजी ले ही नहीं गया। नागधारा में नहाने का महात्म तो इतना ज़्यादा है कि ये पागल बनाने वाला देव भी दुम दबाकर भाग जाए। तभी सामने वाला आदमी कह उठता, अरे हाँ भाई, बेचारी को ले गए होते तो बड़ा पुण्य होता, और मुखिया ने तो उसे नाना के ही गले बांध दिया। अभी तू तो जाएगा ही नाना, 2-4 जने तुम बराबर के ही हो तो ले जाओ ना बेचारी को। कहो तो इसके खाने के लिए सामान सट्टा मैं अपनी तरफ से कर दूं। मुझे तो विश्वास है कि ठीक हो जाएगी, समझे नाना, मेरी बुआ ऐसी हो गई थी। नागधारा में नहाई कि रुपये में 8 आना फ़र्क पड़ गया, इसलिए इतना तो करना ही चाहिए। फ़र्क पड़े तो इसकी तकदीर, और न पड़े तो गाँव वालों के साथ वापस भेज देना। नाना ने स्वीकार कर लिया। अच्छा मुखिया काका, पर रात को इसे अपने यहाँ सुला लेना, नहीं तो मुर्गा बोलने पर कहाँ ढूंढने जाऊँगा। एक बार गांव से बाहर निकल जाए फिर तो हम इसे समझा बुझा कर ले जाएंगे। अरे ये काम हमारा, कहकर मोहल्ले के लोगों ने भी पुण्य के काम में हाथ बटाया। मुर्गा बोलते ही 4 युवक जीवी को आगे करके मेले के लिए रवाना हो गए। नाना रास्ता चलती हुई जीवी को बातों में लगाने का प्रयत्न करता रहा। कभी वह टेढ़े चलने की हट पकड़ बैठती तो कभी लड़ती भी, नास पीटे मुझे शहर ले जा रहे हैं, ऐसा करके मुझे धोखा दे रहे हैं, क्यों, कहकर पत्थर उठाने को होती, पर नाना उसे फिर समझाता, अरे नहीं जीवी भाभी, हम तो तुझे तेरे पीहर ले जा रहे हैं। इस पर जीवी या तो खुश हो उठती या और ज़्यादा गुस्सा हो जाती, परंतु इसी बीच खाने को देने पर चुप हो जाती। रोटी का कोर चबाते चबाते कहती, अरे तुम मुझे ले तो जा रहे हो, पर क्या तुम उन्हें पहचानते हो, तुम्हें देखेंगे तो मार डालेंगे, समझे, सच कहती हूँ, भाग जाओ। नाना के अलावा बाकी सब हंसने लगते, पूछते भी, तुम्हारे वे कहाँ हैं, बेचारे को जहर देकर मार तो डाला। और जहर का नाम सुनते ही एक बार जीवी का पारा चढ़ गया। जहर तो तेरी माँ ने दिया था, तो बाद में रोने भी लगी, हाय हाय उन्हें जहर दिया। और इस प्रकार कभी रास्ते चलते यात्रियों को रुलाती और कभी पेट पकड़कर हंसती जीवी दिन छिपते छिपते बाबूजी के निकट आ पहुंची। केवल पहाड़ की तराई में स्थित भगवान के मंदिर का आंगन ही नहीं, वरन समस्त सीमा ही आदमियों से भरपूर थी।
25-30 तो बाजार थे। इन बाजारों में खाली माल ही हो ऐसी बात नहीं थी। माल बेचने वाले बड़े बड़े शहरों के नए व्यापारी भी थे। हजारों आदमी जापानी खिलौनों की भांति इन दुकानदारों और इनके माल को देख रहे थे। फिर पैसे पैसे में जर्मन का राजा देखो के बदले पर्दे पर तूफानी समुद्र से लेकर चिलम का धुआं दिखाने वाले सिनेमा गृह पर तो दिन दहाड़े लूट मची हुई थी। रामलीला और भवाई के बदले वीणा वेली का खेल होने वाला था रात को 8 बजे, जबकि आदमी घुस बैठे थे शाम के 4 बजे से ही। सबसे महंगा 2 रुपये वाला टिकट भी बंद था। सवेरे से चक्कर खाते हुए 15 रहट रात होने पर भी चल रहे थे। उनमें भी उस आसमान से बातें करते बड़े रहट के पास तो लोगों की भारी भीड़ जमा थी। इसके अलावा उस शेर से बकरी बना देने वाले इलम से ही होगा। सर्कस के ऊपर तने हुए तंबू के द्वार तो आदमियों के बीच में घुसकर ही देखे जा सकते थे। फिर बातें करता धड़ और चलता हुआ सिर आदि की चमत्कारी रावटियाँ भी आदमियों से उमड़ रही थी। मिठाई की दुकान पर चिवड़ा और होटल आदि स्थानों पर माल तो भाग्य से ही मिल पाता था, नहीं तो धक्के खाकर पीछे ही लौटना पड़ता था। और बाबूजी के विशाल दरवाजे का तो कहना ही क्या। यदि पानी की दोहरी बाढ़ देखी होती तो वहाँ की भीड़ का अनुमान लगाया जा सकता था। लेकिन यह तो मुख्य बाजार की बात हुई। वहाँ से चौगुने आदमी घूम रहे थे बाहरी हिस्से में। हर पहाड़ पर कुछ ना कुछ तो था ही, और कुछ नहीं तो कम से कम किसी साधु की समाधि तो थी ही। यदि वहाँ चक्कर न लगाया जाए तो बाबूजी के दर्शन करना ही व्यर्थ हो जाए। लख 84 के चक्कर से बचना हो तो वहाँ जाने पर ही मुक्ति थी। साधारण दिनों में जिन पहाड़ों पर गोंद निकालते भीलों के अलावा और कोई आदमी शायद ही दिखाई देता था, आज उनके पत्थर पत्थर पर आदमी थे। इसके अतिरिक्त उस ओर की तराई में तो रावटी, गाड़ी, घोड़े, गधे आदि के ऐसे पड़ाव पड़े थे जैसे कोई गांव ही बस गया हो। दूसरी ओर बेचने को लाए गए हजारों बैल समुद्र के उफनते हुए झाग की भांति मस्त दिखाई देते थे। संध्या होने पर भी मोटरें आदमियों को उतारती ही जाती थी। यहाँ तक तो नाना जीवी को ले आया था, पर वास्तविक सावधानी तो अभी रखनी थी। बड़ी मेहनत से गांव की मंडली को खोज निकाला गया। खिलखिलाकर हंसती हुई जीवी पर नज़र पड़ते ही भगत जी बोल उठे, अरे इस पगली को यहाँ कौन लाया? जैसे गांव के लोगों को गिन कर देख रहा हो, ऐसे सब पर नज़र डालकर ऊब के साथ कहा, अरे क्या करें भगत काका, बहुत मना किया पर मुखिया ने कहा कि ले आओ, नागधारा में नहाएगी तो बाबूजी ठीक कर देंगे। अरे करा बाबूजी ने ठीक। बाबूजी को ठीक करनी होती तो पागल ही क्यों करते, भगत जी ने खींच कर कहा। नाना ने फिर इधर उधर दृष्टि डाली और भगत जी की आवाज़ सुनाई दी, अरे तुम्हारे खाने का क्या होगा? नाना ने साथियों से पूछे बिना ही कह दिया, हमारे पास तो रोटियां थी, अभी अभी दिन छिपने के वक्त ही खाई हैं, कुछ खाने की ज़रूरत नहीं। और फिर दूर से आने वाली एक मोटर की ओर देखने लगा। एक तो सर्दी और ऊपर से आसपास पानी भरे झरने, इसलिए ठंड की अच्छी रमक थी। लेकिन यहाँ ओढ़ने को कहाँ से आवे? सबको अपने एक एक जोड़ी फालतू कपड़ों में ही ओढ़ने बिछाने का बंदोबस्त करना था, परंतु जीवी के पास तो ये भी न था। अंत में भगत जी ने ही दुखी होकर उसे अपनी धोती उड़ाई और अलाव के पास बैठा दिया। 2-4 उल्टी सीधी सुनाकर बकबक करने से भी रोक दिया। नाना को भी कुछ सुनना पड़ा, लेकिन बदले में जीवी का भार कुछ कम हुआ, यही उसके लिए बहुत था। चारों ओर चांदनी रात हंस रही थी। सिनेमा और नाटकों को भी एक ओर रख देने वाली मृदंग की मंडलियां जोरों पर थी और आकाश के गुम्बद के नीचे पालथी मारे बैठे भक्त का कंठ धरती पर बैठे लोगों को तन्मय बनाकर अदृश्य लोक की झांकी करा रहा था। मेरी धरती से कहना सलाम, हम तो पंछी हैं ऊंचे आकाश के। भगत जी ने सारी रात जीवी की संभाल और चिंता में बिताई। सवेरा होते ही गांव के 2-3 रोगियों के साथ जीवी को भी नागधारा में ले जाया गया। इन सब ढकोसलों को न मानने वाले भगत जी भी चुपचाप आगे हो लिए थे, लेकिन नाना सबके पीछे ही था। उसकी आंखों से लगता था कि उसने भी रात्रि जागरण किया है। उसके कान तो अब भी मोटरों की आवाज़ों में लगे हुए थे, मुड़ मुड़ कर पीछे ही देखता था। नागधारा में हजारों आदमी पड़े थे, कोई खेल रहा था तो कोई पानी छिड़क कर दूसरों को खिला रहा था। एक तो कड़ाके की ठंड और ऊपर तनाव की भांति इकट्ठा हुआ नदी का शीतल पानी, ऊपर से इधर उधर से अंग भेदती छींटे पड़ती। तब भला आदमी को भूत न चढ़ेगा तो और क्या होगा। लेकिन जीवी ने तो नदी में उतरने से ही इनकार कर दिया, किनारे की कीचड़ में ही बैठ गई। परंतु लोग कोई ऐसे ही उसे छोड़ने वाले थे।
एक ने तो पास वाले एक जने की देखा देखी जीवी को एक लात भी लगा दी। किनारे पर खड़े भगत जी कुछ कहने ही वाले थे कि पीछे से आवाज़ आई, अरे ओ मूर्ख। देखा तो लाल लाल आंखें निकालता कांजी आ रहा था। अच्छा कर रहे हो भगत जी, कहता हुआ जीवी की ओर चला। वे युवक ऐसे अलग हट गए जैसे कांजी से कन्नी काटते हों। कांजी ने जीवी को बाँह पकड़कर उठाया। क्षण भर उसके मुंह की ओर देखता रहा। जीवी की निश्चल आंखें देखकर उसका एक बाहरी निश्वास निकल गया। उसे किनारे पर ले आया। गाल पर से मिट्टी हटाते हुए तो दूसरों की मदद लूँगा कहकर सामने खड़ी काली से बोला, काली आ, कपड़े इसे बदलवा दे जरा, कहकर उसने जीवी को काली के हवाले किया। भगत जी को छोड़कर बाकी के 25 आदमी कांजी का जीवी के प्रति अपनी प्यारी पत्नी जैसा व्यवहार देखकर दंग रह गए। लेकिन कांजी का व्यवहार नितांत स्वाभाविक था। भगत जी की ओर घूमते हुए पूछा, कब के आए हो भगत जी? ओहो, हीरा भी आया है। इन सब में अपना तो जैसे कोई मूल्य ही न हो, सोचता हुआ नाना बोल उठा, अरे वाह काना भाई, मैं तो कल रात से तुम्हारी राह देख रहा हूँ। क्या करूँ भाई, मोटर में जगह मिले तब ना, कहकर कांजी ने नाना की ओर देखते हुए बेबसी की हंसी हंसी और सामने से आती मोटर पर नज़र पड़ते ही काली से कहा, काली तू जरा जल्दी कर। हीरा बोला, लेकिन तू अचानक आया कहाँ से? न चिट्ठी का जवाब देता है और न बुलाने से आता है, कहकर हीरा ने छोटे बच्चे को फुसलाने के ढंग से आगे कहा, तू बिल्कुल ऐसा क्यों हो गया है कांजी? लेकिन मैं आता तो हूँ, हम सब मिल लिए, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए, कहकर कांजी ने बगल में कपड़ा पहनाती काली की ओर फिर देखा। नाना की ओर देखते हुए पूछा, क्यों नाना, अब चलना है कि कल? भगत जी को संदेह तो तभी हो गया था जबकि कल जीवी को नाना के साथ देखा था। कांजी की ओर देखते हुए पूछा, क्या तू आज ही वापस जा रहा है? हाँ भगत जी, वापस तो मुझे कल रात ही चला जाना था, पर साली मोटर ने ही दगा दे दी, जगह ही न मिले तो फिर आया कैसे जाए। लेकिन तू यूँ अचानक क्यों आया और क्यों जा रहा है? तेरी बात कुछ समझ में नहीं आती कांजी, कहकर भगत जी उदास मुद्रा से देखने लगे। लेकिन अब ये सब देखने सुनने की कांजी को ज़्यादा फुर्सत नहीं थी। हंसकर बोला, तुम तो ऐसे हो भगत जी जो सब जानते हो। संक्षेप में मेरे भाई, कहकर जीवी की ओर देखते हुए बोला, इसकी दशा तो देखो भगत जी, और काली को लक्ष्य करके इसे जरा उस महादेव तक ले चलने काली। नाना जरा मदद कर दोस्त, कहता हुआ चला। असमंजस में पड़े नाना ने कहा, लेकिन काना भाई, तुम तो इसे नागधारा में नहलाने के लिए कह रहे थे, एक बार नहला तो लो, फिर महादेव के दर्शन। निश्वास छोड़ते हुए कांजी बीच में ही बोला, क्या पागल हुआ है? जब बेचारी जिंदगी से ही नहा चुकी है तब इसमें नहाने से क्या होगा? और नाना की ओर फीकी हंसी हंसते हुए कहने लगा, इसकी ओर से और साथ ही मेरी ओर से भी एक डुबकी तू ही लगा लेना। कान्जी ने चलते चलते ही कहा, लेकिन यूँ किसी की डुबकी से? कांजी फिर बीच में ही बोला, तो ठीक है भाई, यूँ नहाने से किसी के पाप थोड़े ही चले जाएंगे, ले जरा जल्दी कर काली। अकेले भगत जी को छोड़कर किसी की समझ में ये नहीं आया कि कांजी क्या कहना चाहता है। कांजी के पीछे भगत जी और उनकी मंडली दोनों बेहोश से चले जा रहे थे। जल्दी में कुछ आगे बढ़े हुए कांजी ने ही मुड़कर देखा और भगत जी से कहा, तुम समझ तो गए होगे भगत जी, मैं इसे ले जाने को आया हूँ। भगत जी ने एक बाहरी सांस ली और विचारपूर्ण मुखमुद्रा से कहा, मैं जानता हूँ कांजी, लेकिन अब तू इसे इस दशा में ले जाकर ही कौन सा सुख। कांजी धीमा पड़ा, बोला, सुख की तो अब बात ही जाने दो, लेकिन फिर भी इतना तो है ही भगत जी कि इसे यूँ जहाँ तहाँ टुकड़े बीनकर खाती देखने की अपेक्षा इसे अपने पास रखने से मुझे कहीं अधिक शांति मिलेगी। जिस दिन तुम्हारी चिट्ठी मिली थी उसी दिन आने का इरादा था, पर मैंने सोचा कि पीछे तुम सब गड़बड़ करोगे, इसलिए मुझे नाना से भी कुछ दुराव करना पड़ा। पीछे घिसटते हीरा ने नींद से जागते हुए की भांति पूछा, तो क्या तू इसे ले जाने के लिए ही आया है कांजी? कांजी ने उसी दृढ़ता से परंतु विवश आवाज़ में कहा, हाँ हीरा, और पीछे रही हुई काली से बोला, काली जरा जल्दी कर। अचानक कुछ याद आते ही जेब से 3 रुपये निकाले और भगत जी को देते हुए कहा, इन पैसों से काली को एक जोड़े कपड़े ले देना। और काली के कुछ कहने से पहले ही उसकी नज़र जाने वाली मोटर पर पड़ी। ठहरना, कहकर आवाज़ लगाई। मोटर को खड़ी होते देखकर तुरंत पीछे मुड़ा। बड़बड़ाती चलने वाली जीवी को हाथ पकड़कर आगे किया। मोटर के पास पहुंचते ही उसे दोनों हाथों से उठाकर मोटर में चढ़ा दिया। भगत जी की ओर देखते हुए कहा, भगत जी, हीरा दोस्त, जिंदगी में मिलें चाहे न मिलें, पर कभी याद ज़रूर करना। मेरे बड़े भाई से गला साफ करके मेरी ओर से
माफ़ी मांगना और कहना कि इससे ज़्यादा मैं बोल सका।